everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. What are we doing? We are doing class 8 की Oxford New Pathways की workbook, जिसमें अब हम करने वाले हैं last test 2 and then we are done with the book. So yes, टेस्ट 2 मतलब आपने पूरी बुक में जो भी किया है, इसका जो स्पेशली जो सेकंड पार्ट है टेस्ट 1 के बाद से लेके अभी तक जितना हमने पढ़ा है, सबके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके लिटरेचर रीडर के हों या कॉम्प्रिहेंशन के हों, वो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं. कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड लिटरेचर रीडर अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो वंस वी आर डन विद द रीडिंग पार्ट एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ लिटरेचर रीडर, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस है वो हम फिर से केटर करेंगे. राइट? All sorted? So let's begin with the test 2. But before I begin, you have to make sure कि इसके सारे questions आप एक बार खुद से try करो. Because it's a test, you are supposed to do that, right? तो आप इसमें पहले एक बार खुद से try करना. जिन questions में doubt हो वो तो मैं explain कर ही रही हूँ, और बाकी check करना कि कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है. इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी कि अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आपको बेस से लेके पूरा आपके सिलेबस में जितना भी उसका ग्रामर पार्ट है सब कुछ कवर किया गया है, तो वो आप उसमें समझ लोगे. ओके, लेट्स बिगिन. Now, first we have a unseen passage, unseen comprehension. Now this is quite a big passage. Read this passage and answer the questions that follow. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच को मतलब जो शिकागो कन्वेंशन था उसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच के लिए उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. मतलब वहाँ पे 2 मिनट तक लोग खड़े होकर ताली बजाते रहे थे. तो वो ऐसी क्या स्पीच दी थी, तो यहाँ पे उनकी स्पीच दी हुई है, उसका एक पार्ट दिया हुआ है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इट, लेटर वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Swami Vivekanand was the man who could bring revolution just by his words. यहाँ पे बोला गया है स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे जो एक रिवॉल्यूशन, क्रांति ला सकते थे सिर्फ अपने शब्दों से, only by his words. In 1893, on September 11, he delivered an iconic speech at the Chicago Convention of Parliament of Religions. So, September 11, 1893 को उन्होंने एक iconic मतलब यादगार स्पीच दी थी at the Chicago Convention of Parliament of Religions. कहाँ दी थी? Chicago Convention of Parliament of Religions. मतलब जहाँ पे रिलीजन्स के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया जाता है. व्हेन स्पेशली जो पावरफुल लोग हैं, जब वो दो लोगों को आपस में क्लैश करवाना चाहते हैं, तो रिलीजन के नाम पे यूजुअली जो है वो, क्योंकि रिलीजन जो है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉपिक है, तो उसको लेके हम बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाते हैं, किसी के ऊपर भी हमला करने को तैयार हो जाते हैं कि तुमने हमारे रिलीजन को ऐसा क्यों कहा. तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशन था, यहाँ रिलीजन के बारे में बात होनी थी. He talked about religion and intolerance. तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच में रिलीजन के बारे में बात करी और सहनशीलता, मतलब जो आप नहीं सहन कर पाते हो, इंटॉलरेंस के बारे में बात करी. His speech is remembered well as it got a 2-minute standing ovation. तो इस स्पीच को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है क्योंकि इसको 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था ना, which is a big thing. Read an excerpt from his speech. तो अब हम क्या पढ़ने वाले, उनकी स्पीच से एक एक्सर्प्ट पढ़ने वाले, मतलब एक छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. तो ये जो मतलब जो तो आप लोगों ने, अब वो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों ने जो वार्म और कॉर्डियल मतलब इतना प्यार भरा जो वेलकम किया है, इससे जो मेरा दिल है वो बहुत ज़्यादा खुशी से भर चुका है. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपको थैंक करता हूँ in the name of most ancient order of monks. most ancient order of monks मतलब हमारे देश की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में सबसे पुराने संत लोग हैं. तो जिस देश में हजारों साल पहले से जो संत लोग हैं जो रिलीजन के बारे में बात करते हैं, मैं उस देश का हूँ और मैं उधर से उस देश की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करते हुए आपको सबको थैंक यू बोलता हूँ.
I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. तो मैं आपको religion के तरफ से, मतलब मैं आज उसको represent कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने क्या किया, इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स, और उन्होंने बोला यहाँ जो मिलियंस एंड मिलियंस जो हिंदू पीपल हैं, हर क्लास के, मतलब रिच क्लास हो, पुअर क्लास हो, और हर सेक्ट के, तो हर इंसान को मैं यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ। I am proud to belong to a religion which has taught the world. Now here Swami Vivekananda is particularly talking about one particular religion, which is Hinduism. That doesn't mean that he has ever offended. उन्होंने कभी भी किसी भी और religion को disrespect नहीं किया है या उसको कम इज्जत नहीं दी है। तो यहाँ पे this is just one thing. वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं एक ऐसे religion से belong करता हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड को टॉलरेंस सिखाया है। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति सिखाई है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब जो हर धर्म को अपनाता है। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन, तो हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेशन में बिलीव नहीं करते कि हर धर्म की अपनी इज्जत होती है, उन सबको अपनाना होता है, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। तो सिर्फ हम सहन करते हैं ऐसा नहीं है, मतलब टॉलरेट करते हैं ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि हर रिलीजन सच्चा है। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted of the refugees of all religions and all nations of the earth. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एक ऐसे नेशन से बिलोंग करने के लिए। मैं एक ऐसी देश से आता हूँ जहाँ पे जब हर किसी कंट्री में जब वहाँ पे किसी भी तरीके से आतंकवाद हुआ या वहाँ पे किसी भी तरीके से वायलेंस हुआ, तो हमने हर रिलीजन के लोगों को शेल्टर दिया है। जब उनको वहाँ से प्रोसिक्यूट कर दिया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया अपने देशों से, तो हमारे देश ने हर रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट किया है, उनको शेल्टर दिया है। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. अब वो बता रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ क्योंकि we have gathered in our bosom. Gathered in our bosom मतलब हमने सीने से लगाया है। इसका मतलब हमने हार्टली वेलकम किया है किन लोगों को? The remnant of the Israelites मतलब जितने भी इज़राइल से लोग आए थे, जब वहाँ पे जितने भी जो रोमन टायरनी ने जब वहाँ पे बहुत बुरी तरह से वायलेंस छेड़ दिया था, तब वो लोग भाग के सदर्न इंडिया में आए थे शरण लेने के लिए, रेफ्यूज लेने के लिए, शेल्टर के लिए। और हमने उनको रेमिनेंट मतलब जितने बचे थे, मतलब जितने लोग जिंदा थे, जितने हमारे पास आ पाए थे, उन सबको हमने जगह दी थी, उन सबको हमने शेल्टर दिया था, उन सबको हमने बहुत ही ज़्यादा अपनेपन के साथ वेलकम किया था। I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ जिसने शेल्टर किया है और आज भी जो नरिश कर रहा है। फोस्टर करना मतलब क्या होता है? किसी को बड़ा करने में मदद करना। जैसे कि अगर कोई किसके पेरेंट्स नहीं होते, वो फोस्टर होम्स जाते हैं। फोस्टर होम्स मतलब जहाँ पे उन लोगों को शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है, जहाँ पे वो लोग पढ़ पाते हैं। तो वो आज भी फोस्टर कर रहे हैं रेमिनेंट। रेमिनेंट का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ, ऑफ द ग्रैंड ज़ोरोस्ट्रियन नेशन। जो ज़ोरोस्ट्रियन नेशन है, हम आज भी उसको शेल्टर दे रहे हैं। आई विल कोट टू यू, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। ब्रेदरन, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood. तो मैं भाई लोगों, ब्रेदरन का मतलब होता है ब्रदर्स, तो उसने क्या बोला? ब्रेदरन, भाई लोगों, मैं आप लोगों के सामने हिम, एक छोटा सा मतलब एक तरीके से एक माइथोलॉजिकल या फिर आप ये कहो
जो होता है, जो पूजा से रिलेटेड होता है, भगवान से रिलेटेड होता है, तो मैं आपके सामने 2 लाइंस कहना चाहूँगा जो मुझे याद है कि मैं अपने, जब मैं यंग था तब मैं सुनता था उसको, विच इज़ एवरी डे रिपीटेड बाय मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हर दिन मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स रिपीट करते हैं। क्या है वो 2 लाइन्स? As the different streams having their sources in different paths which men take through, as the different streams having different sources, जो different streams होती है, जैसे नदी है तो ये एक इसका सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, अलग अलग तरीके से वो बह रही है, ये अलग अलग पाथ ले लेती है, which men take through different tendencies। तो उसी तरीके से जो men होते हैं वो भी अलग अलग tendencies, अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। various though they appear, बहुत अलग अलग वो दिखते हैं, ये ऐसा लगता है ये 3 अलग अलग नदियां हैं। crooked और straight all lead to thee, चाहे वो टेढ़े मेढ़े हों, चाहे वो एकदम सीधे हों, चाहे वो घुमावदार हों, लेकिन एंड में जाके ये सब जो हैं, ये सब जाके जो है एक ही ओशन से जाके मिल जाते हैं। उसी तरीके से हम अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट एट द एंड वी ऑल फॉलो द वन गॉड। दी का मतलब क्या है? सुप्रीम पावर। ओके, The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita। जो ये प्रेजेंट कन्वेंशन है, जो आज हम यहाँ पे हैं और हम इस कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑगस्ट असेंबलीज, जो सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक असेंबलीज हैं। ऑगस्ट का मतलब होता है हैप्पी, एनर्जेटिक। जो अभी जो हम इस कन्वेंशन में आज खड़े हुए हैं, ये एक बहुत ज़्यादा ऑगस्ट असेंबली है और ये अपने आप में एक सबूत है, एक प्रूफ है। ये विंडिकेशन का मतलब क्या होता है? एक एविडेंस है, एक डिक्लेरेशन है, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है उसी के लिए, कि क्या कहा है गीता में? whosoever comes to me, जो भी मेरे पास आता है, through whatsoever form, किसी भी रूप में मेरे पास आता है, आई रीच हिम, मैं उसको मिलता हूँ। जो भी मेरे बारे मतलब मेरे को सोचता है, मुझे पाना चाहता है, मुझे मेरी मदद चाहता है या मेरे पास आना चाहता है, मैं उसके पास ज़रूर पहुँचता हूँ। ऑल मैन आर स्ट्रगलिंग थ्रू पैथ्स विच इन द एंड लीड टू मी। हर आदमी जो है, चाहे वो बहुत ज़्यादा पुअर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत बीमार हो, बहुत ताकतवर हो, हर इंसान जो है वो अलग अलग पाथ फॉलो कर रहा है, अलग अलग स्ट्रगल है, सबका अपना अपना संघर्ष है, लेकिन फाइनली दे लीड टू मी। वो किसी भी फॉर्म में आए, वो क्रूड फॉर्म में आए, वो एकदम अच्छे फॉर्म में आए, फाइनली दे हैव टू कम टू मी। आके एक दिन उनको मुझसे ही जुड़ जाना है। ओके, ये गीता में लिखा हुआ है। सेक्टेरियनिज्म, बाइगोट्री and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth। यहाँ हम बात कर रहे हैं of all the evil practices, evil feelings that we have within। ये आज तक जो है beautiful earth जो है, उसको हर तरीके से जो है परेशान किया जा रहा है, उसको जहाँ पे horrible descendant मतलब fanaticism have long possessed this beautiful earth। They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood। अब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हर कोई धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए क्या कर रहा है? वॉर कर रहा है। क्या कर रहा है? वायलेंस कर रहा है। वो लोग वायलेंट हो रहे हैं, उसके कारण क्या कर रहे हैं? दे आर शेडिंग ह्यूमन ब्लड, मतलब मार रहे हैं एक दूसरे को। डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन एंड सेंट होल नेशंस टू डिस्पेयर। उन्होंने सिविलाइजेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं सिर्फ रिलीजन के नाम पे, सुपीरियरिटी के नाम पे, पावर के नाम पे, और पूरे नेशन को जो है वो एकदम सैडनेस में भर दिया है। Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now। अगर ये demons नहीं होते, मतलब सोसाइटी में ये evil issues अगर नहीं होते, तो आज हमारा जो civilization है, हमारी जो सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होता। But their time is come, लेकिन उन demons का, उन evil practices का, उन social issues का टाइम आ चुका है। And I fervently hope, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद करता हूँ, that the bell that tolled this
दिस मॉर्निंग इन ऑनर ऑफ कन्वेंशन। तो आज इस कन्वेंशन को स्टार्ट करने के लिए सुबह जो बेल बजी थी, मे बी द डेथ नेल ऑफ ऑल फैनेटिसिज्म, भगवान करे वो जो बेल बजी थी इस कन्वेंशन को स्टार्ट करने के लिए, वो बेल जो हो इन सारे इविल इश्यूज की डेथ नेल हो, मतलब ये उन लोगों के लिए उनकी आखिरी बेल हो। Of all persecutions with the sword, with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. चाहे आप पेन से करो परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, खत्म करना, चाहे इन इवल प्रैक्टिसेस को पेन से खत्म करो, मतलब क्रांति लेके आओ अपनी सोच के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, या आप स्वॉर्ड से करो। लेकिन ये जितनी भी अनचैरिटेबल फीलिंग्स हैं बिटवीन पीपल, वो सारी, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा तभी हम सब लोग मिलके एक सेम गोल की तरफ जा पाएंगे। नाउ दिस वाज द स्पीच। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द टेबल विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद इज रिवर्ड बिकॉज द स्पीच वॉज डिलीवर्ड कहाँ पे, द स्पीच वॉज अबाउट वॉट, एंड द स्पीच बिकम मेमोरेबल क्यों। तो यहाँ हमारे पास आंसर्स हैं। स्वामी विवेकानंद इज रिवर्ड बिकॉज ऑफ द कॉर्डियल, रिवर्ड का मतलब क्या है, वो एकदम जो है भाव विभोर हो गए हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा, ही इज फीलिंग द वार्मथ एंड लव ऑफ ऑल द पीपल जिनके सामने वो इस कन्वेंशन में खड़े हुए हैं। तो वो इतने ज़्यादा खुश क्यों हुए थे, ऑफ द कॉर्डियल एंड वार्म वेलकम दैट ही रिसीव्ड, बिकॉज ऑफ द कॉर्डियल एंड वार्म वेलकम दैट ही रिसीव्ड, उस वेलकम को देख के वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे। नाउ द स्पीच वॉज डिलीवर्ड वेयर, कहाँ पे डिलीवर हुई थी, इन 1893 ऑन 11 सितंबर एट द शिकागो का सी कैपिटल, शिकागो कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। अब यहाँ पे हम इसको जो है सेंटेंस केस में कैपिटल में लिखेंगे, वाई, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ कन्वेंशन। The speech was about what? Religion and intolerance. Religion और intolerance के बारे में ये speech थी। The speech became memorable. क्यों हो गई ये memorable? Because it got a 2 minutes standing ovation. It got a 2-minute standing ovation. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वॉज स्वामी विवेकानंद प्राउड ऑफ हिज रिलीजन। क्यों वो इतने प्राउड थे? बिकॉज इट वॉज एंशियंट, क्योंकि वो बहुत पुराना था। इट हैड मैनी फॉलोअर्स, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। इट वॉज टॉलरेंट, वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट था। और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो टॉलरेंट था। क्यों? क्योंकि वो टॉलरेंट था, मतलब यहाँ पे उसको जो उस रिलीजन को उसमें टॉलरेंस था। ओके, एंशियंट तो बहुत सारे रिलीजन है, चाइनीज रिलीजन भी बहुत एंशियंट है, ऐसे बहुत सारे रिलीजन एंशियंट हैं। और फॉलोअर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिलीजन की इंपॉर्टेंस होती है कि उसकी मेन बात क्या है, टॉलरेंस। अब है वाई वॉज स्वामी विवेकानंद मूड, व्हाट वॉज स्वामी विवेकानंद मूड व्हेन ही डिलीवर्ड द स्पीच। जब स्वामी विवेकानंद इस स्पीच को डिलीवर कर रहे थे, दे रहे थे, तब उनका मूड कैसा था? वॉज ही हैप्पी, वॉज ही कंटेम्पलेटिव, रिमोर्सफुल और प्राउड। पूरे इसमें एक वर्ड कंटिन्यूसली यूज हुआ है। वो दुखी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा जो है बातों को घुमा के नहीं कहते, वो प्राउड थे। वो अपने देश को लेके, अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड थे। ओके, नेक्स्ट है, हाउ हैड हिंदुइज्म ट्रीटेड अदर रिलीजन्स। हिंदुइज्म ने कैसे ट्रीट किया? Hinduism had treated other religions with all respect and dignity. हिंदुइज्म ने हर रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जो है ट्रीट किया था। इट हैज़ एक्सेप्टेड ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, उसने हर रिलीजन को सही माना, सच्चा माना, एंड बिलीव दैट ऑल पाथ्स लीड टू वन गॉड। और हिंदुइज्म, हर रिलीजन की तरह हिंदुइज्म भी बिलीव करता है कि हर रास्ता एक ही भगवान की तरफ जाता है। What was the moral of the hymn that had influenced स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद ने जो एक हिम के 2 लाइन्स बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे नदियाँ जो होती हैं, स्ट्रीम्स जो होती हैं, वो किसी भी सोर्स से आए, फाइनली उनको एक जो सी में, एक ओशन में जाके मिल जाना है। उसी तरीके से हम किसी भी सोर्स से आए, हम किसी भी पाथ से आए, हमें फाइनली जो है एक ही भगवान से मिल जाना है। So the hymn quoted by Swami Vivekananda means that just as the water from different sources like rivers, lakes, streams, etc. all finally lead to the mighty sea. हर को जाके जो बड़े से समुद्र ओशन में होते हैं जाके मिल जाता है। Similarly, उसी तरीके से men might take different paths. जो
लोग हैं, मेन जो हैं वो डिफरेंट पाथ ले सकते हैं, वर्शिप डिफरेंट गॉड्स, वो अलग अलग भगवान की पूजा कर सकते हैं विद डिफरेंट रिचुअल्स, जिसमें वो अलग अलग तरीके से रिचुअल्स मानते हों, बट इन द एंड, लेकिन अंत में ऑल मेन स्ट्रगलिंग थ्रू वेराइड पाथ्स, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग रास्तों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, विल लीड टू द वन अल्टीमेट एनर्जी गॉड, वो सब एक अल्टीमेट एनर्जी के पास जाएंगे जिसे हम भगवान कहते हैं। और वो जो एक अल्टीमेट एनर्जी है वो एक ही एनर्जी है। उस एनर्जी को हमने बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, हर रिलीजन में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हाउ अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद हैड रिलीजियस टॉलरेंस इम्पैक्टेड द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से जो रिलीजियस टॉलरेंस है, इसको किस तरीके से इसने वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है। Religious intolerance has filled the earth with violence, drenched it with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है कि हम हमारे रिलीजन को तो रेस्पेक्ट देंगे बट तुम्हारे रिलीजन जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इसे बोलते हैं इंटॉलरेंस। तो इसने क्या किया है, अर्थ को वायलेंस से फिल कर दिया है, मतलब जहां बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। ड्रेंच्ड इट विथ ह्यूमन ब्लड, उसको ह्यूमन ब्लड से भिगा दिया है। डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन, उन्होंने कितने सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड सेंट होल नेशंस टू डिस्पेयर, और हर नेशन को उसने बहुत ज्यादा सैडनेस पहुंचाई है। डिस्पेयर मतलब बहुत ज्यादा दुखी कर दिया है। अब है व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट हेट्रेड। अगर एक ऐसी दुनिया हो जिसमें किसी तरीके की नफरत ही नहीं हो तो उसका आउटकम क्या होगा। वर्ल्ड विदाउट हेट्रेड वुड हैव बीन फार मोर एडवांस देन इट इज नाउ। अगर एक दुनिया ऐसी होती जिसमें नफरत नहीं होती तो आज जितना हम एडवांस्ड हैं उससे हम कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड होते। क्यों? क्योंकि हम आज की डेट में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम 4 लोगों को अपने नीचे दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ हम आगे बढ़ें, बाकी लोग आगे नहीं बढ़े। तो इसीलिए अगर नफरत ही नहीं होती, अगर ये हेट्रेड नहीं होती तो सब एक साथ आगे बढ़ते। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हम एडवांस्ड हो सकते थे। अब है व्हाट डज स्वामी विवेकानंद होप फॉर, वो क्या होप कर रहे थे। सो स्वामी विवेकानंद होप फॉर द एंड ऑफ ऑल फैनेटिसिज्म, of all persecutions with the sword or the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. स्वामी विवेकानंद ने ये होप किया था कि ये जो जितना भी फैनेटिसिज्म है, जितना भी ये सब खत्म हो जाए। ऑफ ऑल परसिक्यूशंस, हर चीज़ जो है वो खत्म हो जाए, चाहे वो स्वॉर्ड से हो रही हो या पेन से हो रही हो। एंड ऑफ ऑल द अनचैरिटेबल फीलिंग्स बिटवीन पर्सन, जितने भी लोगों के बीच में आपस में जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो हेट्रेड है, वो सब खत्म हो जाए ताकि वो सब एक गोल की तरफ आगे बढ़ पाएं। ओके, सो दीज वर द आंसर्स फॉर आवर अनसीन comprehension. Now last question that we have is which words in the passage mean the following. तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, nurturing और evidence, और आपको पैरा भी दिया हुआ है। तो इसके जो आंसर है फॉर nurturing इट इज fostering, जो मैंने बताया था foster homes होते हैं। fostering मतलब किसी को पाल पोसना, बड़ा करना। और एविडेंस का है विंडिकेशन, विंडिकेशन का मतलब होता है एविडेंस, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइटिंग। योर एग्जामिनेशन आर अराउंड द कॉर्नर, द सिलेबस इज वास्ट, बट व्हेनेवर यू सिट डाउन टू स्टडी यू आर अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट एज यू आर ट्रबल्ड बाय फियर्स। तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम्हारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तुम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते क्योंकि तुम डरे हुए हो। You feel you may let your parents and teachers down. You have a lot of who have a lot of expectations from you. तुम्हें लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को हर्ट कर दोगे, फेल कर दोगे, उनको जो है, उनको जो उन्होंने तुमसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, शायद तुम उन पे you won't be able to stand on to them. Write a diary entry expressing your feelings in about 100 words. Now just imagine that you have got your exams, only 1 week is left, और तुम डायरी लिखते हो। तो तुम अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। नाउ डायरी एंट्री, एज आई टोल्ड यू, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि अगर ये आपके बुक का पेज है, नोटबुक का अगर आपका पेज है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप लिखते हो कौन से दिन लिख रहे हो। लाइक यू राइट द डेट, आफ्टर राइटिंग द डेट यू राइट द
लाइक जैसे डेट के बाद डे भी लिखते हो, लाइक सपोज यू हैव रिटन 11 सितंबर, 11 सितंबर के बाद हियर यू विल राइट लेट्स से सैटरडे, एंड देन यू विल ऑल्सो राइट टाइम, जैसे कि अभी मान लो 10 o'clock हो रहा है, so 10 AM, this is how you have to write. Then you have to leave a line and write dear diary, and if you have given your diary a name, like मेरी डायरी का नाम है सखी, so you can just give any name to your diary, okay? And उसके बाद आपका पूरा जो भी आपको लिखना है वो आ जाएगा, and last में you can write like a subscription with lots of love or yours or you know, see you soon, meet you soon, anything. Now this is a diary writing. It is a very informal type of writing because diaries बहुत ज़्यादा personal होती हैं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. Clear? So अब हम देखते हैं, start करते हैं diary writing से. So this is how we have written. सबसे पहले date, फिर day, उसके बाद हमने लिखा है time. We have left a line and then I have written dear diary. It feels like I am surrounded by the clouds of fear that have completely hazed my concentration and I am not able to study. Now being a literature student, I am always very creative. तो मैंने क्या लिखा है, it feels, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जो हूँ, fear के जो clouds होते हैं, fear मतलब टेंशन के जो बादल होते हैं ना, वो मेरे आसपास पूरे मंडरा रहे हैं, एंड आई एम टोटली हेज्ड बाय इट, मतलब मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है और मेरा जो कंसंट्रेशन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ. आई फील अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन माई एग्ज़ाम्स. मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर है. हर कोई एक ही बात करता रहता है, अरे तुम्हें तो फर्स्ट आना है, अरे तुम्हें तो 90% लाने हैं, अरे तुम तो बहुत ही अच्छा करोगे. Every time I talk to my parents and teachers, they share their confidence in me proudly. हर बार मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, अपने टीचर्स से बात करती हूँ, तो वो इतने प्राउडली कहते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं मुझ में, अरे ये तो देखना कितना अच्छा करेगी, यार ये देखना कितना अच्छा करेगा. They are so sure that I will pass my exam with flying colors. वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करूँगी. एग्ज़ाम्स विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे नंबर से पास करूँगी. This scares me. ये मुझे डराता है. I am somehow not able to focus on my studies. And even after studying for hours, it feels I'm all empty inside. मैं पता नहीं क्या हुआ है, बट मैं अपने एग्जाम्स में अपनी स्टडीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ. मैं इतना पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है दिमाग मेरा टोटल खाली है. I feel all empty inside. I am trying to give my best and I will again start to focus on my studies. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं अब फिर कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ. I do not want to let them down. मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करूँ. I will not. मैं नहीं करूँगी. Thanks, Swati. Sometimes it happens. And trust me, this definitely happens because this is a daily practice that I have. Diary writing helps you a lot. It helps you to understand things better. It helps you to sometimes find solution to problems जो आपको लगता था इसका तो कोई solution हो ही नहीं सकता. So this is something very important. Okay? So this was the diary writing. इसको आप चाहो तो और लंबा कर सकते हो, आप बहुत कुछ लिख सकते हो. And if दिस रियली इज़ हैपनिंग विथ यू कि आपको लग रहा है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है, तो लिसन, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. आप जितना पढ़ रहे हो उसको, जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, उस वक्त फ़ोन को मत देखो, उस वक्त फ्रेंड्स के बारे में मत सोचो, उस वक्त कुछ मत सोचो. जो भी पढ़ते हो तो पढ़ो, और जो समझ में नहीं आया उसके लिए वीडियोस देख लो, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर ओके, बिकॉज until unless you are fine and okay, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा. तो अगर आप ओके हो, अगर आप यहाँ से भी ओके हो, तब आपको हर क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Look at the visual clue given below and create a story in about 100 words. Now, this is a visual clue. ये आपको एक छोटा सा visual clue दिया हुआ है. यहाँ पे देखो, you can see there is a man and it seems like a family, the father, mother, 2 kids, and what are they doing? They are kind of, you know, rummaging into things. Rummaging मतलब चीज़ें ढूंढ रहे हैं या शायद घर जमा रहे हैं. And the most important thing is this: reduce, reuse and recycle, जो हमें हमारे टॉपिक के बारे में लिखने में हेल्प करेगा. क्लियर? सो अब हम देखते हैं इस पिक्चर को. ये दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन. तो हमने इसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया है. What a beautiful day!
A new home, new place, new friends. I have always welcomed the change enthusiastically. Now what I have done here, I have imagined that I am this boy or I am this girl. ठीक है, आप कोई भी एक को इमेजिन कर सकते हो, और अब आप क्या लिख रहे हो, what a beautiful day, because see everyone is smiling. A new home, new place, new friends, which means that they have recently shifted. ओके उन्होंने इतना सारा जो घर के बाहर सामान रखा हुआ है वो उसको लेके जा रहे हैं, तो शायद उन्होंने अभी अभी शिफ्ट किया है. I have always welcomed the change enthusiastically. मैं हमेशा चेंज को बहुत ही ज़्यादा enthusiasm के साथ वेलकम करता हूँ. Once we were done with all the arrangement, we decided to not throw everything not in use, but reuse them, recycle and reduce waste. जब हमने अपना घर पूरा जमा लिया तो बहुत सारा ऐसा सामान था जो हमें लगा अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब हमने डिसाइड किया कि हम सब कुछ फेंकेंगे नहीं, हम उन्हें रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और हम इस तरीके से वेस्ट को रिड्यूस करेंगे. I initiated this idea after I found a slogan board I had created at school. और मैंने ये जो आइडिया था इसको स्टार्ट किया, इनिशिएट किया इस आइडिया को जब मैंने क्या किया, I found a slogan board. ये स्लोगन बोर्ड जो मैंने अपनी क्लास में स्कूल में जब मैं छोटा था तब बनाया था मैंने, और जैसे ही मैंने उसको देखा मेरे को लगा नहीं मुझे भी ये करना चाहिए और मैंने ये आइडिया इनिशिएट किया. We were taught about the importance of the 3 R's and how to protect our environment. हमें ये सिखाया गया था कि ये जो 3 R's होते हैं, reduce, reuse and recycle, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. We made separate notebooks with blank pages left in the old notebooks, pen stands with the old jars, picture frames with old cartoons and sitting plates with old tires. तो अब उसने क्या बताया, यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने ना सेपरेट नोटबुक्स बनाई. मतलब क्या किया, जो पुरानी जो नोटबुक्स है जिसमें जो ब्लैंक पेजेस बचे होते हैं तो सबको निकाल के हमने नोटबुक्स बना ली. पेन स्टैंड बनाए जो ओल्ड जार्स थे उनसे, पिक्चर फ्रेम्स जो कार्टन बॉक्सेस आते हैं उससे हमने पिक्चर फ्रेम्स बनाए, और जो ओल्ड टायर्स थे उससे हमने सिटिंग प्लेस बनाया. My father, mother, sister and I were happy to play our bit in saving the environment. मेरे father, मेरी mother और मेरे जो sister थे, we were all very happy क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था, हमें सुकून मिल रहा था ये सोच के कि हम किसी तरीके से अपने environment को सेव करने में हेल्प कर पा रहे हैं. So that is it. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रामर पार्ट आ गया है. Fill in the correct form of the verb by choosing the correct option. अब आपको correct form of verb मतलब हम सही tense यूज करना है हमें यहाँ पे. During the last 2 million years the earth dash. अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है ए का, had experienced, has experienced, has been experiencing और is experiencing. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 मिलियन ईयर्स, जो पिछले 2 मिलियन ईयर्स में जो अर्थ है, इट हैज़ बीन सफरिंग, इट हैज़ सफर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट नोन एज आइस एजेस. यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी हैज़ एक्सपीरियंस. अर्थ ने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, for long periods of cold climate known as ice ages. During each ice age, the average temperature around the world drops dramatically. हर ice age में जो average temperature होता है वो और कम होता जा रहा है. What typically happens during an ice age is that while the middle latitudes near the equator, अब वो बता दें ice age में क्या होता है, जो middle latitude होता है जो equator के पास होता है. अब यहाँ ऑप्शन क्या है, stay, was stay, is staying और has stayed. आंसर हो जाएगा इसका stay, कि वो रुकता है. stay warm जो मिडिल लैटिट्यूड है, जैसे ये अगर आपका जो अपन ने जब अपन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड शो करते हैं तो 0 डिग्री पे ये जो मिडिल लैटिट्यूड वाला एरिया है वो तो वार्म रहता है. जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं ये वाले एरिया में, जो ये पोलर रीजन्स में जो होते हैं, नॉर्थ इन द साउथ में, अब ये क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में गेट्स. ये जो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे 2 हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास है गेट्स और गेट, लेकिन हम प्लूरल की बात करें तो हम गेट लगाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा दैट नॉर्थ एंड द साउथ
देखो हायर लैटिट्यूड्स हमारा सब्जेक्ट है, सो द हायर लैटिट्यूड्स बोथ इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ गेट वेरी कोल्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम बोलेंगे गेट वेरी कोल्ड, मेकिंग लाइफ इन दीज रीजन्स मोर डिफिकल्ट, और उसकी वजह से इन रीजन्स में जो लाइफ होती है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दीज पीरियड्स मैसिव ग्लेशियर्स डैश, अब इस पीरियड में बहुत जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उनके साथ क्या होता है, फॉर्म होते हैं वो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विल फॉर्म, फॉर्म फॉर्म्ड और हैड फॉर्म्ड, फॉर्म होते हैं, सब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो आंसर हो जाएगा फॉर्म। तो ये हो जाएगा अपने पास, ड्यूरिंग दीज पीरियड्स मैसिव ग्लेशियर्स फॉर्म विच कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स, एज आइस शीट स्प्रेड अक्रॉस द लैंडस्केप दे फ्रीज आउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ही पूरी आइस शीट जो होती है वो पूरी मतलब हर कुछ जम जाता है तो प्लांट्स और एनिमल्स भी जम जाते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर डैश द सी लेवल, मोर एंड मोर वाटर जो होता है, अब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीजेस, एज मोर एंड मोर वाटर इज फ्रीजेस, मतलब वो पूरा जो है जम जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, द सी लेवल डैश बाय एज मच एज 300 फीट, तो सी लेवल क्या होता है, अब जब पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है तो इससे क्या होता है, सी लेवल फॉल्स, सी लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, इट फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा sea level falls by as much as 300 feet. As sea level drop, land bridges between continents, land bridges जो होता है उसके बाद between continents and islands in each of the ice ages people either dash to their new environment. तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, जैसे जैसे sea level drop हो जाता है तो जो land bridges हैं, अब जी का आंसर देख लेते हैं हम, जी का आंसर है हमारे पास appears, are appearing, appear या is appearing, अब हम पूरा सिंपल प्रेजेंट टाइम में ले रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा appear, जो लैंड ब्रिजेस appear होते हैं, और लास्ट का आंसर हो जाएगा have to adopt, have to adopt, तो ये हो जाएगा लैंड ब्रिजेस appear between continents and islands in each of the ice ages people either have to adopt, have to अडॉप्ट का मतलब है नए इन्वायरमेंट से खुद को ढालना होता है, या तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और या तो वो बच नहीं पाते, दैट इज इट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, fill in the blanks by choosing the correct options. This is the famous painting dash from the museum a month ago. This is the famous painting which was stolen, which was, again देखो यहाँ पे what was stolen, which was stolen, whose was stolen. ये वो फेमस पेंटिंग है जो कि चुराई गई थी। whose तो नहीं आएगा, हम यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, what was stolen भी नहीं आएगा क्योंकि हम पेंटिंग के लिए बात कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, which was stolen. अब क्या है, dash has left his entire wealth in just a rumor. dash that her father has left her entire wealth is just a rumor. Which her father, who her father, कि उसके पिता ने जो पूरी जो वेल्थ है वो उसके नाम पे छोड़ दी है, या ये एक सिर्फ र्यूमर है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना बी, विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा। नेक्स्ट है डैश द क्विज कॉम्पिटिशन, आई विल शेयर द प्राइज मनी विथ यू। अगर मैं क्विज कंपटीशन जीत जाती हूँ या जाता हूँ तो मैं ये जो प्राइज मनी है तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा, तो क्या होगा, दैट आई विन, विच आई विन, इफ आई विन। अगर मैं जीत जाता हूं, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आ जाएगा। डैश वाटर नाउ वी विल नॉट हैव एनी इन द फ्यूचर, अगर हम वाटर अभी सेव नहीं करेंगे तो हमारे पास पीने के लिए फ्यूचर में कुछ होगा ही नहीं। इफ वी वेस्ट वाटर नाउ, दैट वी वेस्ट वाटर नाउ, विच वी वेस्ट वाटर नाउ, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ वी वेस्ट वाटर नाउ, हमारे पास फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगा। ये हो गए हमारे आंसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। In each line, one word has been omitted. Put a slash where the word should be inserted and write the word in the space provided. One has been done for you. ये जो पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हर सेंटेंस में एक
वर्ड मिसिंग है। तो जहां आपको लगता है वर्ड मिसिंग है उसमें एक स्लैश डाल के आपको वर्ड यहां लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मेसोजोइक्स हॉट वेट सॉगी एंड मगी क्लाइमेट, तो आफ्टर द वहां का एक पर्टिकुलर जगह की बात करें तो हमने यहाँ पे एक स्लैश लगाया है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, द। हमें बेसिकली आर्टिकल्स ही इंसर्ट करने हैं, तो हम इधर पे स्टार्ट करते हैं। ओके, after the Mesozoic's hot, wet, soggy and muggy climate, the Cenozoic gave mammals dash a nice cool atmosphere to evolve in। जो यहाँ पे जेनोजोइक जो है उसने मैमल्स को अ नाइस टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैमल्स नाइस कूल एटमॉस्फेयर नहीं होता है, अ नाइस कूल एटमॉस्फेयर होता है। द डायनासोर्स डाइड आउट बिकॉज ऑफ इट, उसकी वजह से डायनासोर्स मर गए। अर्ली इन द जेनोजोइक एरिया, अब वो ऑलरेडी उस एरा के बारे में बात कर चुके हैं, हम एक पर्टिकुलर एरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द जेनोजोइक एरा। एज क्लाइमेट कूल, जैसे वहां पे क्लाइमेट ठंडा हो गया, फॉरेस्ट डाइड अवे, फॉरेस्ट भी वहां पे मर गए। क्रिएटिंग डैश ओपन लैंड, क्रिएटिंग यहाँ पे ओपन एक ओ जो है वोवल है तो यहाँ पे एन ओपन लैंड आएगा। एज टाइम वेंट ऑन आइस एज बिगिन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आइस एज आ गई। डैश ग्रासलैंड्स डाइड आउट, अब वहां के ग्रासलैंड्स, हम किसी पर्टिकुलर ग्रासलैंड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, द ग्रासलैंड्स डाइड आउट एंड द लैंड बिकेम एरिड, और जो पूरी जो जमीन थी वो बंजर हो गई। एरिड का मतलब क्या होता है, बंजर। मेनी ऑफ द मैमल्स, जो कि रहते थे इन द सवाना, जो सवाना ग्रासलैंड्स है, सो मेनी ऑफ द मैमल्स हु लिव्ड इन द सवाना आल्सो डाइड, बहुत सारे ऐसे मैमल्स जो सवाना ग्रासलैंड्स में रहते थे वो भी मर गए। सम डैश देम अडेप्टेड टू दिस कोल्ड क्लाइमेट, सम डैश देम मतलब सम ऑफ देम, सम ऑफ देम उनमें से कुछ ने इस क्लाइमेट को अडाप्ट कर लिया, बट मेनी इल अडेप्टेड वंस सिंपली पेरिश्ड इन द सीवियर कोल्ड, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अडेप्ट नहीं कर पाए, वो इस कोल्ड में पेरिश हो गए। एनिमल्स डैश थिक कोट ऑफ फर वर फॉर्चुनेट, एनिमल्स जिनके पास एक थिक कोट था, विथ थिक कोट ऑफ फर वर फॉर्चुनेट, मतलब वो लकी थे, वो लोग सर्वाइव कर पाए इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में। क्लियर? नेक्स्ट है, given below is a passage in reported speech, in each line a verb or a part of the verb phrase has been omitted, या तो verb omit किया है या तो कोई verb phrase का कोई part जो है वो omit कर दिया है। Put a slash where the part should be inserted and write it in the space provided, the first one has been done for you। तो सिमिलर काम करना है आपको, या तो वर्ब नहीं है या तो वर्ब के फ्रेज में से कोई पार्ट मिसिंग है। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स दैट इट वाज नॉट इनफ, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इट वाज नॉट इनफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नॉट इनफ टू वर्क हार्ड एंड दैट इट डैश ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ क्या आ गया, इज दैट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द वर्क हार्ड वर्क वॉज डन स्मार्टली, और ये भी जरूरी है कि जो तुम हार्ड वर्क करो उसे स्मार्टली किया जाए। शी डैश दैट दे शुड नो देयर वीक एरियाज, शी डैश उन्होंने कहा, शी सेड दैट, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें डालना पड़ेगा। She said that they should know their weak areas so that they, अब यहाँ पे can plan नहीं आएगा, यहाँ पे they could आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे indirect speech की बात करें। They could plan their work with the right kind of focus। She dashed them that they devote, अब उन्होंने उन्हें advise किया तो she advised them, अगर हम लिख देते she told them तो गलत नहीं होता, लेकिन एक तरीके से उन्होंने उनको एक सलाह दी, तो हम क्या बोलेंगे, she advised them that they, अब यहाँ पे क्या है, that they dash devote more time, तो must उनको ज्यादा टाइम देना चाहिए, यू मस्ट डू दिस, मस्ट का क्या हो जाता है, हैड टू, सो दे had to devote more time to the study of these topics which they particularly found difficult, जो उन्हें particularly मुश्किल लगते हैं उसमें उन्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए। She said that they also dash plan out their revision, they also needed to, उनको ज़रूरी था कि वो अपना रिविजन स्केड्यूल भी प्लान कर लें carefully so that they dash do their best, so that they could do their best, ताकि एग्जाम्स में वो अपना बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएं। क्लियर? अब है लुक एट द
words and phrases below, rearrange them to form meaningful sentences. तो अब यहाँ पे आपको cluttered है, तो इसके हम आंसर्स देख लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? We have always thought of insects as our enemies. तो पहले का क्या हो गया? We have always thought of insects as our enemies. सेकेंड का क्या हो गया? They carry harmful diseases and also destroy our plants. जो इंसेक्ट्स हैं वो harmful diseases को कैरी करते हैं और हमारे प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड लास्ट वाला क्या है इसमें? Two friends in our birthday ways can many be. तो ये क्या हो जाएगा? But in many ways they can be our friends too. लेकिन अलग अलग तरीके से वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं. And on this note we are totally done with the last part of our book, which is test 2. I hope you understood it well, and if you did, do not forget to like, share and subscribe. Also remember, here we are done. Okay, ऑक्सफोर्ड में क्लास 8 की हमने दोनों बुक कर ली. अब हमारे पास लिटरेचर रीडर बचा हुआ है जिसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. एंड सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल दीज वीडियोस जो ऑक्सफोर्ड की जो हैं, पहले जो लिटरेचर जो कॉम्प्रिहेंशन बुक है उसकी, और जो ये प्रैक्टिस बुक है, अगर आपको इसके कोई भी वीडियोज़ देखने हैं तो यू कैन ईजिली गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com. वहाँ पर आप डायरेक्टली कोर्सेस में जाओगे एंड जस्ट क्लिक ऑन क्लास 8. जैसे आप क्लास 8 में क्लिक करोगे, यहाँ एग्जाम्पल में क्लास 7 दिया हुआ है, अगर आप जाके क्लास 8 में क्लिक करोगे तो वहीं पे आपको ये सब्जेक्ट जैसे अपीयर हो रहे हैं, आपको क्लास ऑक्सफोर्ड की जो एक प्लेलिस्ट है वो अपीयर हो जाएगी. एंड उसके बाद सारे टॉपिक्स जो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है, समरी है, सब कुछ वहाँ आ जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक दैट यू विश टू स्टडी एंड द वीडियो विल अपीयर. It is quite easy. Thank you so much, guys. I'll see you soon with a new book. Take care of yourselves. Bye-bye.